दोस्तों, आज तक हमें सिर्फ यही बताया गया कि हम पर मुगलों ने काफी राज किया, लेकिन आज तक इतिहास के पन्नों में इस बात को हमेशा दबाया गया कि किस तरह छत्रपति शिवाजी राजे ने इन मुगलों का संहार किया और भारत में स्वराज्य की स्थापना की। आज इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सुनहरे पृष्ठों से बताने वाले हैं कि किस तरह से मराठा साम्राज्य का उदय हुआ और उसने देश पे राज किया और मुगलों का राज खत्म किया। मराठा साम्राज्य का उदय एक क्रांतिकारी घटना थी। 17वीं सदी के पहले दक्कन में अराजकता फैली हुई थी। इसी बीच शिवाजी भोसले नामक योद्धा ने यहाँ की बागडोर संभाली। साम्राज्य औपचारिक रूप से 1674 में छत्रपति शिवाजी के राज्याभिषेक के साथ अस्तित्व में था। छत्रपति शिवाजी के राज्याभिषेक में सभी गैर हिंदू शासकों को एक संदेश भेजा गया था। संदेश से यह स्पष्ट था कि यह हिंदुओं के लिए अपनी मातृभूमि पर नियंत्रण करने का समय है। एक भव्य राज्याभिषेक की मेजबानी करके छत्रपति शिवाजी ने खुद को हिंदू राष्ट्र का सम्राट घोषित किया, जिसमें 50,000 से अधिक जनता और शासक शामिल हुए थे। इस साम्राज्य ने मुगलों को सीधा चेतावनी संकेत भेजा और शिवाजी ने खुद को मुगलों का प्रतिद्वंदी साबित किया। इस कार्यक्रम में शिवाजी को छत्रपति की उपाधि से सम्मानित किया गया। इस तरह छत्रपति शिवाजी ने मराठा साम्राज्य की स्थापना की। छत्रपति शिवाजी इस बात को अच्छी तरह से जानते थे कि अगर उन्हें मुगलों को पराजित करना है तो भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो उन्हें एक बड़ी शक्ति और बड़े साम्राज्य की जरूरत है। इसीलिए छत्रपति शिवाजी ने सबसे पहले अपने साम्राज्य के विस्तार पर ध्यान केंद्रित किया। राज्याभिषेक के लगभग तुरंत बाद रायगढ़ को राजधानी बनाते हुए छत्रपति शिवाजी ने अक्टूबर 1674 को खानदेश में छापामार पद्धति से कब्जा कर लिया। अगले 2 साल के भीतर उन्होंने पोंडा, करवार, कोल्हापुर और अथानी जैसे आसपास के प्रदेशों पर कब्जा करके साम्राज्य को बड़ा कर लिया। 1677 में छत्रपति शिवाजी ने गोलकुंडा सल्तनत के शासक के साथ एक संधि में प्रवेश किया, जो मुगलों का एकजुट विरोध करने के लिए शिवाजी की शर्तों पर सहमत हुए। उसी वर्ष छत्रपति शिवाजी ने कर्नाटक पर आक्रमण किया और दक्षिण की ओर आगे बढ़ते हुए गिंगी और वेल्लोर के किलों को अपने अधीन कर लिया। इसी बीच उत्तर भारत में सुल्तान बनने की जो दौड़ थी वह खत्म हो चुकी थी और औरंगजेब अपने भाइयों से लड़कर भारत का सुल्तान बन चुका था। वो छत्रपति शिवाजी की बढ़ती प्रभुता से परिचित था और उसने छत्रपति शिवाजी पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से अपने मामा शाइस्ता खान को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया। शाइस्ता खान अपने 1.5 लाख फौज लेकर सुपन और चाकन के दुर्ग पर अधिकार कर पूना में पहुंच गया। उसने 3 साल तक मावल में लूटपाट की। एक रात छत्रपति शिवाजी ने अपने 350 मावलों के साथ उन पर हमला कर दिया। शाइस्ता तो खिड़की के रास्ते बचकर निकलने में कामयाब रहा, पर उसे इसी क्रम में अपनी 4 उंगलियों से हाथ धोना पड़ा। इस बात का बदला लेने के लिए 6 साल शाइस्ता खान ने अपनी 1.5 लाख फौज लेकर राजा छत्रपति शिवाजी का पूरा मुल्क चलाकर तबाह कर दिया था। इस बात का हर्जाना वसूल करने के लिए छत्रपति शिवाजी ने मुगल क्षेत्रों में लूटपाट मचाना आरंभ किया। छत्रपति शिवाजी ने 4000 की सेना के साथ 1664 में 6 दिनों तक सूरत के धनाढ्य व्यापारियों को लूटा। छत्रपति शिवाजी ने वहां की एक भी आम जनता को नहीं लूटा और वापस दक्कन लौट आए। सूरत में लूटपाट के कारण औरंगजेब इस बात से बहुत नाराज था कि औरंगजेब ने इनायत खान के स्थान पर गयासुद्दीन खान को सूरत का फौजदार नियुक्त किया और शहजादा मुअज्जम तथा उप सेनापति राजा जसवंत सिंह की जगह दिलेर खान और राजा जय सिंह की नियुक्ति की गई। राजा जय सिंह ने बीजापुर के सुल्तान, यूरोपीय शक्तियां तथा छोटे सामंतों का सहयोग लेकर छत्रपति शिवाजी पर आक्रमण कर दिया। क्योंकि मुगलों को यह पता था कि अकेले मराठा शक्ति का मुकाबला नहीं कर सकते थे। इस युद्ध में छत्रपति शिवाजी को बहुत नुकसान होने लगा और हार की संभावना को देखते हुए छत्रपति शिवाजी ने संधि का प्रस्ताव भेजा। जून 1665 में
हुई इस संधि के मुताबिक छत्रपति शिवाजी 23 दुर्ग मुगलों को दे देंगे और इस तरह उनके पास केवल 12 दुर्ग बच जाएंगे। इन 23 दुर्गों में होने वाली आमदनी 4 लाख हुण सालाना थी। हुण उस समय प्रचलित मुद्रा या करेंसी थी। बालाघाट और कोंकण के क्षेत्र शिवाजी को मिलेंगे, पर उन्हें उसके बदले में 13 किश्तों में 40 लाख हुण अदा करने होंगे। इसके अलावा प्रतिवर्ष 5 लाख हुण का राजस्व भी देंगे। छत्रपति शिवाजी स्वयं औरंगजेब के दरबार में होने से मुक्त रहेंगे, पर उनके पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में ही रहना होगा। बीजापुर के खिलाफ छत्रपति शिवाजी मुगलों का साथ देंगे। जब छत्रपति शिवाजी को सूरत से आगरा आमंत्रित किया गया और जब छत्रपति शिवाजी को जो बोला था उन्हें उस तरह का उचित सम्मान नहीं मिल रहा, दोनों ने भरी सभा में औरंगजेब पर विश्वासघात का आरोप लगाया और इस बात पर औरंगजेब बहुत नाराज हुआ और उन्होंने छत्रपति शिवाजी और उनके पुत्र संभाजी को नजरबंद कर दिया। 18 अगस्त 1666 के दिन औरंगजेब छत्रपति शिवाजी को मारने की योजना बना रहा था, लेकिन अपने साहस के साथ योजना बनाकर छत्रपति शिवाजी भागने में कामयाब रहे। औरंगजेब के इस शक के चलते जयसिंह की जहर देकर हत्या करवा दी गई कि छत्रपति शिवाजी के भागने में उसका योगदान था। सन 1668 में छत्रपति शिवाजी ने मुगलों के साथ दूसरी बार संधि की। औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी को राजा की मान्यता दी। छत्रपति शिवाजी के पुत्र संभाजी को 5000 की मनसबदारी भी मिली और छत्रपति शिवाजी को पूना, चाकन और सूपा का जिला लौटा दिया गया, पर सिंहगढ़ और पुरंदर पर मुगलों का आधिपत्य बना रहा। सन 1670 में सूरत नगरी को दूसरी बार छत्रपति शिवाजी ने लूटा। नगर से 1 करोड़ 32 लाख की संपत्ति छत्रपति शिवाजी के हाथ लगी और लौटते वक्त उन्होंने मुगल सेना को सूरत के पास फिर से हराया। एक के बाद एक हार से मुगलों की नाक नीची होती जा रही थी और धीरे धीरे करके छत्रपति शिवाजी ने उनके सारे प्रदेशों पर अधिकार कर लिया था, जो पुरंदर की संधि के अंतर्गत उन्हें मुगलों को देने पड़ गए थे। पश्चिमी महाराष्ट्र में स्वतंत्र हिंदू राष्ट्र की स्थापना के बाद छत्रपति शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कराना चाहा, परंतु मुगल सैनिकों ने ब्राह्मणों को धमकी दी कि जो भी छत्रपति शिवाजी का राज्याभिषेक करेगा उनकी हत्या कर दी जाएगी। जब ये बात छत्रपति शिवाजी तक पहुंची, तब छत्रपति शिवाजी ने इसे एक चुनौती के रूप में लिया और कहा अब वो उस राज्य के ब्राह्मण से ही राज्याभिषेक करवाएंगे जो मुगलों के अधिकार में है। इस दावे ने मुगलों को हिलाकर रख दिया, क्योंकि आज तक किसी भी भारतीय शक्ति ने ऐसा कोई दावा नहीं किया था। छत्रपति शिवाजी के निजी सचिव बालाजी ने काशी में 3 दूतों को भेजा, क्योंकि काशी पर उस समय मुगलों का राज था। जब काशी के ब्राह्मणों को यह पता चला कि मराठा यहाँ काशी में आए हैं, तो वे बहुत खुश हुए, क्योंकि ब्राह्मण भी मुगलों के अत्याचार से बहुत परेशान थे। मुगल सैनिकों को ये बात पता चल गई, तब उन ब्राह्मणों को पकड़ लिया गया, पर ब्राह्मणों ने छत्रपति शिवाजी के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। ब्राह्मणों ने यहाँ तक कह दिया कि वह किसी भी शिवाजी को नहीं जानते। यह सुनकर सैनिक बहुत खुश हुए और उन्हें जाने दिया और 2 दिन बाद वही ब्राह्मण अपने शिष्यों के साथ रायगढ़ पहुंचे और छत्रपति शिवाजी का राज्याभिषेक किया गया। पर उनके राज्याभिषेक के 12 दिन बाद ही उनकी माता का देहांत हो गया था। इस कारण से 4 अक्टूबर 1674 को दूसरी बार छत्रपति शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि ग्रहण की। इस समारोह में हिंदवी स्वराज्य की स्थापना का उद्घोष किया गया था। विजयनगर के पतन के बाद दक्षिण में यह पहला हिंदू साम्राज्य था। एक स्वतंत्र शासक की तरह उन्होंने अपने नाम का सिक्का चलवाया। छत्रपति शिवाजी इतनी लड़ाई और ढेरों विद्रोह को सहन करने के बाद धीरे धीरे बीमार पड़ने लगे और लोगों को यह भी लगता था कि उन्हें विष दिया गया और अंत में 3 अप्रैल 1680 को छत्रपति शिवाजी नाम का विजय सूरज डूब गया। छत्रपति शिवाजी के निधन के बाद मराठा साम्राज्य अपने पुत्र संभाजी के अधीन रहा। मुगल सम्राट औरंगजेब से लगातार खतरे के बावजूद संभाजी के नेतृत्व वाली मराठा सेनाओं ने लगातार 8 वर्षों तक औरंगजेब के नेतृत्व वाली सेना से लड़ाई नहीं हारी। हालांकि 1689 में संभाजी को मुगलों द्वारा इस्लाम कबूल नहीं करने पर बेरहमी से टुकड़े टुकड़े कर मार डाला गया। मराठा साम्राज्य पर तब संभाजी के सौतेले भाई राजाराम और राजाराम की विधवा ताराबाई और फिर संभाजी के बेटे साहू जैसे कई शासकों का शासन रहा। इसी बीच मराठा साम्राज्य में एक और पद्दालू शक्तिशाली पैदा होने लगा और उसने आगे चलकर मराठा साम्राज्य की बागडोर अपने हाथ में ले ली।
1700 से पहले मराठा साम्राज्य में पेशवा साम्राज्य का प्रधानमंत्री होता था, पर धीरे धीरे इतना शक्तिशाली हो गया कि पूरे साम्राज्य की बागडोर अब पेशवा के हाथ में आ गई। शाहू के शासक के तहत बालाजी विश्वनाथ को 1713 में मराठा साम्राज्य के प्रधानमंत्री पेशवा के रूप में नियुक्त किया गया था। शाहू के शासनकाल में कुशल और बहादुर योद्धा राघोजी भोसले के नेतृत्व में पूर्व में साम्राज्य के विस्तार को भी देखा गया। उस समय शाहू अपने प्रधानमंत्री पेशवा बालाजी विश्वनाथ के हाथों की कठपुतली बन गया, जिसने साम्राज्य की बेहतरी के लिए बड़े फैसले लिए। बालाजी विश्वनाथ ने वर्ष 1714 जल सेना की ताकत बढ़ाई। इस दौरान मराठा मुगल गवर्नर सैयद हुसैन अली को भी हराने में सफल रहे थे। पहले से ही कमजोर मुगल साम्राज्य को मराठों से डर लगने लगा था। अप्रैल 1719 को उनका निधन हो गया। उनके निधन के बाद शाहू ने बाजीराव के 19 वर्षीय पुत्र बालाजी बाजीराव को नया पेशवा नियुक्त किया। बालाजी बाजीराव के शासनकाल के दौरान मराठा साम्राज्य अपने चरम पर पहुंचने लगा और आगे बढ़ा। 1751 में बंगाल के तत्कालीन नवाब अलीवर्दी खान से वार्षिक कर के रूप में 12 लाख रुपए तक कर लेने लगे, और ऐसे ही मराठा साम्राज्य ने मुगल साम्राज्य को एक कमजोर कठपुतली बनाकर छोड़ दिया और अपने राज्य को कई सालों तक कायम रखा, जब तक कि मुगलों ने अंग्रेजों के साथ हाथ ना मिला लिए। दोस्तों, इस तरह छत्रपति शिवाजी ने अपने विराट साहस की बदौलत भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया, लेकिन मुगलों ने अंग्रेजों के साथ मिलकर छल पूर्वक फिर से भारत को अपना गुलाम बनाया। और उसके बाद देश को दिए गए अनेकों बलिदान के बाद चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस जैसे वीरों के बलिदान के बाद 1947 में हमारा भारत पुनः आजाद हुआ। दोस्तों, हमारे इतिहास की इस स्वर्णिम गाथा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, जिससे आने वाली पीढ़ी ये समझ पाए कि हमारे वीरों ने किस तरह से बलिदान दिया हमारी धरती के लिए, और वो भी इस बलिदान के सम्मान में हमारी धरती की रक्षा करने के लिए हमेशा तत्पर रहे। दोस्तों, अगर हमारे इस प्रयास को आप सराहना चाहते हैं तो हमें कॉमेंट में जरूर बताएं। उसके साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे भारत के अनेकों स्वर्णिम इतिहास को हम आपके सामने ला सके। जय हिंद, जय भारत।